सभी को नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। यहाँ पर एक और वीडियो जो है होमोनिम्स की आज हम लोग ले रहे हैं रिलेटेड टू योर पीवाईक्यूज। इससे पहले मैंने एक और वीडियो में जो है आपसे होमोनिम्स के बारे में बात की थी और यहाँ आज हम लोग एक बार वापस से होमोनिम्स के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ और वर्ड्स जो है रिलेटेड टू होमोनिम्स देख रहे हैं। देखो, इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको काफ़ी सारे जो होमोनिम्स हैं वो याद हुए होंगे। आज भी कोशिश करते हैं और मैंने कोशिश की है अभी तक एग्जाम में सारे होमोनिम्स जितने भी पूछे गए हैं सभी एग्जाम्स के होमोनिम्स जो है वो मैंने ले लिए हैं। चाहे वो आपका स्टेनो का पेपर भी हो उसके भी मैंने ले लिए हैं, और चाहे आपका सीपीओ का पेपर हो या एसएससी सीएचएसएल सीजीएल या एमटीएस में भी जो अभी तक होमोनिम्स पूछे गए हैं वो मैंने लगभग जो है वो सारे ले लिए हैं। तो आपको होमोनिम्स के लिए कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है या कहीं और आपको सोर्सेज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये मोर देन इनफ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आज का जो पहला होमोनिम्स है वो देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये बोल रहा है वी वॉच्ड द बोट डैश स्लोली ऑन द काम वाटर। तो यानी काम वाटर पर हमने जो बोट है उसे धीरे धीरे क्या होते हुए देखा, है ना। तो हमने डेफिनेटली बोट को फ्लर्ट होते हुए तो नहीं देखा होगा। फ्लर्ट का मतलब आप जानते हैं ना, किसी को टीज करना, है ना। तो फ्लर्ट वर्ड जो है वो किसी को टीज करने के लिए भी यूज होता है या फिर रोमांस शो करने के लिए भी ये यूज होता है ना। तो टू शो रोमांस के लिए भी ये यूज होता है एंड टू टीज समवन इज ऑल्सो। तो यहाँ पर डेफिनेटली बोट ने फ्लर्ट तो नहीं किया होगा। अच्छा, बोट ने स्विम भी नहीं किया होगा क्योंकि स्विम का मतलब क्या होता है, तैरना होता है ना। तो बोट ने खुद ने तैरना तो किया नहीं होगा, तो डेफिनेटली स्विम भी नहीं है। नाउ फ्लीट का क्या मतलब है, जो फ्लीट है ये बेसिकली बेड़े के लिए यूज होता है, यानी ये बेड़ा है। और काय का बेड़ा है ये, तो ये मोस्टली ग्रुप ऑफ जिसको आप शिप्स कहते हैं, यानी जहाज के बेड़े के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं। लेकिन हाँ, कई बार ये गाड़ियों के बेड़े के लिए भी जो वर्ड है ये यूज होता है। तो ग्रुप ऑफ शिप्स या ग्रुप ऑफ व्हीकल्स के लिए हम लोग फ्लीट वर्ड का यूज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली हमने जो बोट है उसे क्या करते हुए, फ्लोट करते हुए देखा होगा ना। मैम, फ्लोट का क्या मतलब होता है? फ्लोट का मतलब होता है टू स्टे ऑन वाटर, यानी पानी की सतह पर रह करके उस पर तैरना इज नोन एज फ्लोटिंग, और पानी के अंदर तैरना इज नोन एज स्विमिंग। तो यहाँ पर बोट जो है वो पानी के ऊपर रह करके तैरती है, इसलिए मेरा राइट आंसर विल बी फ्लोट। आगे बढ़ते हैं। The leader's speech was meant to dash a sense of unity among the people। यानी जो लीडर है ना उसकी जो स्पीच थी वो काई के लिए थी कि लोगों के अंदर या लोगों के बीच में यूनिटी की एक सेंस यानी कि भावना जागृत करने के लिए। अब डेफिनेटली यार टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर जो ये ऑप्शंस है ना, ये देखो कैसे दिख रहे हैं, प्रोवोक, इवोक, इनवोक, रिवोक। तो ऐसा लगता है सारे के सारे एक जैसे ही हैं। नहीं, हम पहले इनके मीनिंग्स देखते हैं फिर मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ। देखो, रिवोक का मतलब होता है किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, है ना। और बेसिकली ये जो कैंसिलेशन होता है ना ये ऑफिशियली होता है ना। तो किसी भी चीज को ऑफिशियली कैंसिल कर देना यानी कि आपने उस चीज को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है ना। ये जो इन्वोक है, इन्वोक का मतलब होता है कि आपने किसी को सहायता के लिए ना पुकारा है, बोलते ना भाई प्रार्थना की है ना। तो ये प्रार्थना आपने क्यों की है, सहायता के लिए। तो जब हम किसी को सहायता के लिए पुकारते हैं, सहायता के लिए पुकारना, तब हम इस वर्ड को यूज करते हैं, दैट इज इन्वोक। और इसके लिए बहुत अच्छी एक फ्रेजल वर्ब भी है जो आपके एग्जाम में आती है, जिसे हम कहते हैं टू कॉल अपॉन। तो ये जो फ्रेजल वर्ब है ये भी आप ध्यान रखेंगे, टू कॉल अपॉन यानी किसी को सहायता के लिए पुकारना। व्हाट इज इवोक? इवोक का मतलब होता है किसी से रिस्पॉन्स निकलवाना, है ना। यानी जब हम किसी से रिस्पॉन्स की बात करते हैं या किसी चीज से रिस्पॉन्स निकालने की बात करते हैं तब हम इवोक बोलते हैं ना। तो यानी कि इवोक के लिए भी फ्रेजल वर्ब यूज होती है टू ब्रिंग आउट, यानी आपने मेरे अंदर से बाहर निकाला है। क्या बाहर निकाला है? रिस्पॉन्स बाहर निकाला है, इमोशंस बाहर निकाले, फीलिंग्स बाहर निकाली है। तो बाहर निकालने के लिए हम वर्ड बोलते हैं इवोक। एंड व्हाट इज प्रोवोक? प्रोवोक का मतलब होता है किसी को उकसाना, है ना। नेगेटिव वर्ड है, यानी किसी को उकसाना। यानी मैं ये कह सकती हूँ किसी के अंदर एंगर जो है ना वो जागृत करना। अच्छा, इसके लिए आप एक वर्ड और बोलते हैं जिसको इंसाइट कहते हैं, तो आप इंसाइट भी इसके लिए यूज करते हैं ना। टू प्रोवोक समवन यानी टू इंसाइट समवन, यानी को किसी को उकसा रहे हो आप, उसे और गुस्सा दिला रहे हो। अब यहाँ जो लीडर की स्पीच है उसने यूनिटी की अगर सेंस किसी के मन में जागृत की तो डेफिनेटली पॉजिटिव वर्ड आएगा।
तो रोक तो नहीं होगा, सहायता के लिए पुकारना भी नहीं होगा, कैंसिल भी नहीं होगा, क्या होगा, इवोक करना, यानी उनके अंदर से वो रिस्पॉन्स या वो सेंस बाहर निकालना, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंस ऑफ यूनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई कैन डैश यू दैट योर मनी इज सेफ विद अस, यानी मैं ये आपको आश्वासन दिलाती हूँ या मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि जो आपका पैसा है ना वो हमारे साथ में या हमारे पास में सेव है। तो किसी को आश्वासन दिलाने के लिए, दिलासा दिलाने के लिए हम बोलते हैं अश्योर, इसी से आप अश्योरेंस भी बोलते हैं ना, यानी कि किसी को क्या करना, प्रॉमिस करना, या फिर किसी को क्या देना, कॉन्फिडेंस देना। तो टू प्रॉमिस और टू गिव कॉन्फिडेंस कि भैया आपका जो सामान है वो मेरे पास क्या है, सेफ है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, किसी को आश्वासन देना, इज नोन एज अश्योर करना, आश्वासन देना इज नोन एज टू अश्योर समवन। बाकी की मीनिंग्स, एंश्योर का क्या मतलब होता है, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, है ना, यानी कि श्योरिटी क्रिएट करना कि हाँ भाई ये काम बिल्कुल आप आकर के कर दोगे, बिल्कुल ये काम मैं आके कर दूंगा, यानी आपने वो काम क्या कर दिया, उस अगले व्यक्ति के लिए सुनिश्चित कर दिया, यानी टू मेक श्योर। ऐसे आप कहते हैं ना भाई इस तारीख को इतनी बजे तो ये काम मेरा श्योर है, मुझे करना ही है, दैट इज इंश्योर करना। व्हाट इज इंश्योर, तो इंश्योर का मतलब होता है फाइनेंशियली खुद को प्रोटेक्ट करना ना, टू प्रोटेक्ट फाइनेंशियली, इसीलिए आप यहाँ से ही वर्ड बोलते हैं क्या, इंश्योरेंस, है ना। तो इंश्योरेंस वर्ड यहीं से ही आया है कि आपने फाइनेंशियली खुद को क्या कर लिया, प्रोटेक्ट। और जो सेंश्योर वर्ड है ये होता है किसी का स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल करना, यानी क्या करना, क्रिटिसाइज करना, है ना, जिसके लिए एक वर्ड आप लैम्बेस्ट भी बोलते हैं। तो लैम्बेस्ट का भी मतलब क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना, यानी कि किसी को स्ट्रॉन्ग क्या दिखाना, डिसअप्रूवल दिखाना, ठीक है, यानी किसी को स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल दिखाना, तो भी हम यही बोलेंगे, किसी को लैम्बेस्ट करना या किसी को क्रिटिसाइज करना, ये सब क्या है, सेंश्योर है। यानी किसी की क्या करना, हिंदी में बोलूँ तो आलोचना करना या फिर किसी की निंदा करना, है ना, कड़ी निंदा करना। तो माय राइट आंसर इज अश्योर, कि आपने सामने वाले को दिलासा दिलाया है कि जो आपका पैसा है वो मेरे पास क्या है, सेफ है। नेक्स्ट, फ्रॉम हिज टोन आई कुड डैश दैट ही वॉज अपसेट, तो उसकी टोन से जो है ना वो मुझे पता चल रहा है, यानी कि मैं निष्कर्ष निकाल पा रही हूँ कि वो क्या है, अपसेट है। तो किसी भी चीज़ का कंक्लूजन निकालना या निष्कर्ष निकालने के लिए हम वर्ड बोलते हैं इन्फर। तो इन्फर का बेसिकली क्या मतलब होता है, टू ड्रॉ आउट कंक्लूजन, यानी किसी से क्या निकालना, निष्कर्ष बाहर निकालना या रिजल्ट निकालना, इज नोन एज इन्फर। व्हाट इज इम्प्लाई, इम्प्लाई का मतलब होता है किसी को ना इनडायरेक्टली कुछ सजेस्ट करना, यानी सजेस्ट किसी को इनडायरेक्टली जब आप करते हो ना वो क्या कहलाता है, इम्प्लाई कहलाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज रेफर, अपन नहीं बोलते इस पेज से इस पेज तक रेफर करना, यानी किसी चीज को क्या करना, टू मेंशन समथिंग, यानी किसी का उल्लेख करना, इज नोन एज व्हाट, रेफर करना। एंड व्हाट इज प्रेफर, प्रेफर यानी टू लाइक, यानी कि किसी चीज को क्या करना, पसंद करना। कहते हैं ना आई प्रेफर दिस, यानी कि मुझे ये चीज ज्यादा पसंद है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्फर, जिसका क्या मतलब होता है, कंक्लूजन बाहर निकालना। अब ना एक वर्ड और यूज होता है दैट इज डेफर, है ना, ये प्रेफर, रेफर, इन्फर, डेफर, ये बहुत एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ये डेफर का क्या मतलब है, ये डेफर वर्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक तो ये डेफर वर्ड रिपीट होता है प्लस इसकी एक फ्रेजल वर्ब भी आती है। मैं फ्रेजल वर्ब लिखूंगी ना तो मैक्सिमम को आंसर समझ में आ जाएगा, दैट इज पुट ऑफ। नाउ व्हाट इज पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को टालना, जिसको आप है ना पोस्टपोन भी कहते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी चीज को टाल देते हैं यानी पुट ऑफ कर देते हैं तब आप क्या वर्ड यूज करते हैं, डेफर। तो प्रेफर इज टू लाइक समथिंग, डेफर इज टू पुट ऑफ समथिंग यानी पोस्टपोन करना, रेफर इज टू मेंशन समथिंग, इन्फर इज टू ड्रॉ आउट कंक्लूजन, एंड इम्प्लाई करना यानी किसी चीज को इनडायरेक्टली सजेस्ट करना। तो उसके टोन से क्या पता चल रहा था कि वो क्या था, इन्फर था, है ना। आई कुड इन्फर, मैं ये कंक्लूजन निकाल पा रही थी कि वो अपसेट था। स्मोकिंग कैन सीरियसली डैश योर हेल्थ, अब ये जो स्मोकिंग है ये आपकी हेल्थ को क्या कर सकती है। देखो अब ये कैन है ना, मॉडल है, मॉडल है तो यहाँ पे वर्ब आएगी, जबकि आप भी जानते हैं कि जो इफेक्ट है ये तो नाउन है, और इफेक्ट का क्या मतलब होता है, अगेन रिजल्ट, यानी कि प्रभाव। जब हम किसी चीज की बात करते हैं तो यहाँ पर तो वर्ब आएगी तो इफेक्ट तो नहीं होगा, पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, कि स्मोकिंग कैन सीरियसली अफेक्ट योर हेल्थ। व्हाई, बिकॉज अफेक्ट इज अ वर्ब जिसका क्या मतलब होता है, असर डालना, यानी कि इन्फ्लुएंस करना, टू इन्फ्लुएंस। इन्फेक्ट क्या होता है, ये संक्रमण से रिलेटेड होता है, इसलिए आप इन्फेक्शियस डिजीजेस भी पढ़ते हैं या इन्फेक्शन भी बोलते हैं, है ना। तो किसी भी चीज को संक्रमित करना,
इज नोन एज व्हाट, इन्फेक्ट करना, यानी कि टू स्प्रेड डिजीज, यानी कि डिजीज स्प्रेड करना। एंड व्हाट इज डिफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब होता है फ्लॉ, यानी किसी में क्या निकालना, दोष निकालना, वो क्या कहलाता है, डिफेक्ट। माय राइट आंसर विल बी इफेक्ट। अफेक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लॉयर ट्राइड टू डैश एन इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम द ज्यूरी। तो जो लॉयर है उसने क्या करने की कोशिश की, उसने, देखो टू है ना, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो उसने एक रिस्पॉन्स निकालने की जो है वो कोशिश की है। और किसी भी चीज से रिस्पॉन्स निकालना क्या कहलाता है, ये मैंने आपको फर्स्ट होमोनिम्स की वीडियो में डिफरेंस पढ़ाया था, एलिसिट एंड इलिसिट। ये इल से याद कराया था, इल स्टैंड्स फॉर इलीगल, यानी जब कोई चीज गैर कानूनी होती है तब हम इसका यूज करते हैं, अवैध होती है तब हम इस चीज का यूज करते हैं। और ये जो एलिसिट है, ये मैंने आपको बोला था टू ड्रॉ आउट रिस्पॉन्स, यानी कि जब आप किसी चीज से क्या बाहर निकालें, रिस्पॉन्स बाहर निकालें, यानी कि किसी भी चीज का निष्कर्ष बाहर निकालें, तब आप इस वर्ड का यूज करते। तो यहाँ पे यही तो कह रहा है कि जो लॉयर है उसने क्या बाहर निकाला, एक इमोशनल रिस्पॉन्स। तो टू एलिसिट एन इमोशनल रिस्पॉन्स, यहाँ पर मैं एलिसिट के लिए एक आपको फ्रेजल वर्ब भी याद कराऊंगी, वो फ्रेजल वर्ब भी कई बार एग्जाम में यूज होती है, दैट इज ब्रिंग फॉर्थ। ठीक है, तो ब्रिंग फॉर्थ का मतलब भी होता है टू ड्रॉ आउट रिस्पॉन्स फ्रॉम समथिंग। व्हाट इज सॉलिसिट, सॉलिसिट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करना। तो टू रिक्वेस्ट स्ट्रांगली, यानी जब हम कहते हैं ना बहुत याचना करना, किसी के आगे गिड़गिड़ाना, भीख मांगना, तो टू रिक्वेस्ट स्ट्रांगली इज नोन एज व्हाट, सॉलिसिट। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है, बहुत क्लियर हो, बहुत स्पष्ट हो और डिटेल्ड हो, है ना, यानी इतनी क्लियर कट एक्सप्लेनेशन हो कि आपको समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहा है। यानी जब कोई चीज बहुत ज्यादा स्पष्ट, क्लियर एंड कट जब आप किसी चीज को बताते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट कहलाता है। खैर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो लॉयर है उसने इमोशनल रिस्पॉन्स जो है वो बाहर निकालने की कोशिश की थी, तो ये इमोशनल रिस्पॉन्स बाहर निकालने की कोशिश की थी, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलिसिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्टर इज एन डैश पर्सनैलिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो इंडियन पॉलिटिक्स में जो मिनिस्टर है उसकी कैसी पर्सनैलिटी है, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, एमिनेंट। नाउ मैम ये एमिनेंट क्या होता है, एमिनेंट का मतलब होता है प्रतिष्ठित, यानी जो बहुत ज़्यादा फेमस हो और बहुत ज़्यादा क्या हो, रेस्पेक्टेड हो, यानी जिसकी सब क्या करते हो, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हो। तो वो जो प्रतिष्ठित इंसान है, कहते हैं ना ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, यानी बहुत फेमस है और उनकी लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट। तो यही कह रहा है कि जो मिनिस्टर हैं वो इंडियन पॉलिटिक्स में उनकी पर्सनालिटी कैसी है, एमिनेंट है। लेकिन मैम ये इमिनेंट क्या होता है, देखो ये दोनों वर्ड्स बहुत ही खास हैं, एक इमिनेंट और एक इमिनेंट, है ना, ये दोनों वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। इमिनेंट का बेसिकली मतलब होता है ऐसी कोई चीज बहुत पास में है, होने ही वाली है। तो अबाउट टू हैपन सून, यानी टाइम नहीं है अब इसको होने में, बस जल्द होने ही वाली है, तो अबाउट टू हैपन सून, निकट। जैसे कई लोगों का भी नेक्स्ट मंथ सीजीएल का पेपर होने ही वाला है, तो अबाउट टू हैपन सून, तो आप क्या कहेंगे, द सीजीएल इज इमिनेंट, इमिनेंट टू हैपन। ठीक है, एंड व्हाट इज इमिनेंट, ए और ई का ही फर्क, आई का ही फर्क है ना। तो एमिनेंट का क्या मतलब होता है, ये भी एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, और इमिनेंट भी एडजेक्टिव ही है, बोथ आर एडजेक्टिव्स। लेकिन एमिनेंट का मतलब होता है किसी चीज को इनहेरेंट करना, मतलब होता है ना ये पैदाइशी ही आपके अंदर आई ही है, इनबिल्ट ही आई है। तो इनहेरेंट बोलूं या फिर एग्जिस्टिंग विद इन, कहते हैं ना ये तो मेरे अंदर शुरू से ही है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ रेस्पेक्ट की भावना, अरे ये तो मेरे अंदर शुरू से ही है ना, या फिर किसी से बातचीत किया, अरे ये तो मैं पैदा हुआ था तो ही सीख के आया था। तो ये जो अपन बोलते हैं ना भाई मैं पैदा होते ही सीख के आया था, यानी ये मेरी चीज इनबिल्ट है ना, एग्जिस्टिंग विद इन, उसको हम बोलते हैं क्या, एमिनेंट। एंड व्हाट इज एविडेंट, एविडेंट का क्या मतलब होता है, जिसका मतलब होता है स्पष्ट। कहते हैं ना ये चीज तो ऑब्वियस है, ये तो तेरे को समझ में आ ही जाना चाहिए था, ये तो होना ही चाहिए था, है ना, ये भी मैं बोलूंगा क्या, ये तो क्लियर है, स्पष्ट है, वो क्या कहलाता है, एविडेंट कहलाता है। तो द मिनिस्टर इज एमिनेंट। क्लियर हुए आपको ये सारे वर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज फॉलो योर डॉक्टर्स डैश केयरफुली। अब डॉक्टर की क्या, नाउन आएगा यहाँ पर, तो नाउन के लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा, एडवाइस, क्योंकि ये एडवाइस तो वर्ब है और ये एडवाइस क्या है, नाउन है। तो एडवाइस का क्या मतलब हो गया, सजेशन, यानी कि सलाह, है ना। तो आपको डॉक्टर की क्या माननी चाहिए, केयरफुली, सलाह माननी चाहिए। और वर्ब में एडवाइस का क्या मतलब होता है, टू सजेस्ट, यानी किसी को सलाह देना। तो जब हम किसी को सलाह देते हैं तब हम वर्ब का यूज करते हैं, सलाह देना, दैट इज एडवाइस, एस वाला।
एंड सी वाला एडवाइस इज फॉर नाउन। व्हाट इज डिवाइस एंड डिवाइस, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कराया है, PYQ वाली वीडियो में, तब आपको बताया था डिवाइस का मतलब क्या होता है, गैजेट होता है, यानी जिसको आप क्या बोलते हैं, यंत्र या टूल बोलते हैं। और ये वाला डिवाइस का मतलब मैंने क्या बताया था, फटाफट से बताओ, किसी भी चीज की योजना बनाना, यानी किसी भी चीज का क्या करना, टू प्लान समथिंग, है ना, यानी कि प्लान बनाना, वो होता है डिवाइस। और एक वर्ड आपके एग्जाम में आता है रिवाइज, है ना। रिवाइज का क्या मतलब होता है, रिवाइज का मतलब होता है टू रिव्यू, यानी किसी चीज को बार बार दोहराना। तो ये सारे वर्ड्स आप याद रखेंगे, तो मेरा राइट आंसर वुड बी एडवाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही इज वेरी डैश अबाउट हैंडलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैंडल करने के लिए वो क्या है, बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा डिस्क्रीट है। मैम अब ये डिस्क्रीट में दोनों का क्या मतलब होता है, तो इस वाले डिस्क्रीट का, क्रीट, क्रीट डबल ई वाले डिस्क्रीट का मतलब होता है किसी भी चीज को केयरफुली हैंडल करना, है ना, यानी ध्यान पूर्वक किसी चीज को हैंडल करना। तो वो यही तो कह रहा है कि ही इज वेरी डिस्क्रीट, वो बहुत ज्यादा केयरफुल है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हैंडल करने में, यानी बहुत ध्यान रखता है, बहुत सावधानी से जो ये इंफॉर्मेशन है इसे ये हैंडल करता है। और मैम इस वाले डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अलग कर देना, सेपरेट कर देना, है ना। तो किसी भी चीज का सेपरेट करना, अलग करना, या जिसको आप डिस्टिंक्ट भी कहते हैं, है ना, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप, वो क्या कहलाता है, डिस्क्रीट। ये डिसेंट क्या होता है, तो आपने ना डिसेंट और असेंड वर्ड सुना होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग से आया है, यानी किसी भी चीज का कम होना। तो जब अपन बोलते हैं ना किसी भी चीज का कम डाउन, भाई पहले तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, अब क्या हो गया है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो किसी भी चीज का अवरोहण क्रम जो आप कहते हैं ना, अवरोही और आरोही आपने पढ़ा होगा, तो किसी भी चीज का अवरोहण क्रम जो है, कमिंग डाउन, वो क्या कहलाता है, डिसेंट। और हम डेसेंट वर्ड वंशज के लिए भी यूज करते हैं, एंसेस्ट्री के लिए भी ये वर्ड यूज करते हैं ना। और डिसेंट का क्या मतलब होता है, डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, कहते हैं ना ये बहुत ज्यादा डिसेंट व्यक्ति है, यानी क्या है, सभ्य व्यक्ति है, यानी कि सम्मानजनक व्यक्ति है, इसका हर कोई क्या करता है, सम्मान करता है, रेस्पेक्टेबल पर्सन है ना, वो कहलाता है डिसेंट। डेसेंट का मतलब कमिंग डाउन, डिस्क्रीट का मतलब केयरफुल, एंड डिस्क्रीट का मतलब अलग होना, यानी कि सेपरेट होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरीवन वाज इनवाइटेड डैश रोहन, हर किसी को इनवाइट किया गया, किसके सिवाय, बस रोहन के सिवाय, यानी रोहन को नहीं किया गया। तो रोहन को नहीं किया गया तो मैं क्या बोलूं, एक्सेप्ट रोहन, एक्सेप्ट यानी इसको छोड़कर, एक्सक्लूडिंग, है ना, यानी रोहन को छोड़कर सबको जो है वो बुलाया गया। ठीक है, तो राइट आंसर तो मिल गया। बाकी ऑप्शन देखते हैं। एक्सेप्ट करना यानी रिसीव करना, या किसी चीज को क्या करना, स्वीकार करना, है ना। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, उम्मीद रखना किसी से। एंड व्हाट इज एक्सेस, एक्सेस मतलब किसी भी चीज की अप्रोच जिसको हम कहते हैं ना, यानी किसी भी चीज तक क्या करना, पहुंच, है ना, पहुंच या फिर अप्रोच को हम क्या कहते हैं, एक्सेस। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एवरीवन वाज इनवाइटेड, हर किसी को बुलाया गया एक्सेप्ट रोहन, यानी रोहन को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं। शी इज क्वाइट डैश एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्विकली, यानी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए वो बहुत ज्यादा क्या है, वो बहुत ज्यादा निपुण है। तो निपुण के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अडेप्ट, ई वाला, है ना। तो बहुत ज्यादा क्या है, निपुण है, जिसको हम प्रोफिशिएंट भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। और इसी निपुण के लिए आप स्किल्ड भी कहते हैं, इसी निपुण के लिए आप डेक्स्ट्रस वर्ड भी यूज करते हैं। तो ये कुछ फेमस वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं ना। तो निपुण बोल लो, प्रोफिशिएंट बोल लो, स्किल्ड बोल लो, डेक्स्ट्रस बोल लो और अडेप्ट बोल लो। ठीक है, ये वाला अडेप्ट क्या होता है, अपने आप को किसी भी चीज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, है ना, ढालना, जिसको हम अनुकूल बनाना भी कहते हैं। व्हाट इज अडॉप्ट, अडॉप्ट मतलब किसी भी को गोद लेना। ठीक है, दैट इज अडॉप्ट, यानी टू टेक इन, किसी को अपनाना, है ना, टू टेक इन, किसी को अपनाना, ये फ्रेजल वर्ब है जो अडॉप्ट के लिए यूज होती है। एंड व्हाट इज एडवेंट होना, एडवेंट यानी किसी भी चीज की शुरुआत होना, कहते हैं ना अराइवल, भाई अब ये आने वाली है, या मैं ये कहूँ किसी भी चीज की बिगिनिंग होना, यानी किसी भी चीज का शुरुआत होना, इज नोन एज व्हाट, एडवेंट। माय राइट आंसर इज अडेप्ट, कि शी इज क्वाइट अडेप्ट, यानी कि वो बहुत ज्यादा क्या है, प्रोफेशन यानी निपुण है, क्या करने में, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को क्विकली सॉल्व करने में, डरती नहीं है कुल मिलाकर, है ना, क्विकली उस चीज को क्या कर लेती है, सॉल्व कर लेती है, ढली हुई है। नेक्स्ट, द ज्वेलर विल फर्स्ट डैश द वैल्यू ऑफ द डायमंड, तो ज्वेलर सबसे पहले इस डायमंड की वैल्यू क्या करेगा, इवैल्यूएट ही तो करेगा, मूल्यांकन ही तो करेगा, तभी तो आपको बताएगा। तो ज्वेलर विल फर्स्ट इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ द डायमंड, और इवैल्यूएट करने के लिए या मूल्यांकन करने के लिए हम क्या बोलते हैं, एप प्रेज, है ना, आप इसे ऐसे याद रखेंगे, एप प्रेज, है ना। तो यानी कि
इवेल्युएट करना, किसी भी चीज का मूल्यांकन करना। एंड अप्राइज का क्या मतलब होता है? अप्राइज का मतलब होता है किसी भी चीज को इन्फॉर्म या किसी की इंफॉर्मेशन देना, किसी भी चीज को क्या करना, सूचित करना। ठीक है, आप इन वर्ड्स को कैसे याद रखेंगे? आप इन वर्ड को प्राइज से याद रखेंगे। देखो ये प्राइज लिखा हुआ है ना, तो आपने सामने वाले को प्राइज क्या की है, इन्फॉर्म की है। और यहाँ पर प्रेज क्या है, तारीफ, तो आपने किसी का इवैल्यूएशन करके उसकी क्या की है, तारीफ। डेफिनेटली आप तारीफ तभी तो करोगे जब सामने वाले को आप क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। आपने पहले उसका मूल्यांकन किया, जब आपको लगा कि यार ये तो तारीफ के काबिल है, तब आपने उसे क्या किया, आप प्रेज किया। तो अप्राइज और अप्रेज में एक ही फर्क है, तो कैसे डिवाइड करेंगे? अप्राइज में प्राइज आ रहा है, प्राइज को आपने क्या किया, सामने वाले को इन्फॉर्म किया। और अप्रेज में प्रेज आ रहा है, तारीफ आ रहा है, तो आपने सामने वाले की इवैल्यूएशन करके उसको क्या किया, प्रेज किया। ठीक है, सरप्राइज का मतलब आप जानते ही हैं, ऐसी कोई चीज जो अनएक्सपेक्टेड हो जाए, आपने उम्मीद नहीं की थी और अचानक से वो चीज हो जाए, तो जो आपको आश्चर्यचकित कर दे, वो क्या कहलाती है, सरप्राइज। एंड व्हाट इज अराइज? अराइज का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या, उत्पन्न होना। उत्पन्न होना मतलब किसी भी चीज का इमर्ज होना, है ना। यानी कि इसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज होती है कम अप, यानी किसी भी चीज का कम अप होना, यानी इमर्ज होना, उभरना, उठना, है ना, वो क्या कहलाता है, अराइज कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर, अच्छा इसकी तीनों फॉर्म्स होती है, वर्ब है अराइज, अरोज और अराइजन। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो अप्रेज हो जाएगा इवैल्यूएशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिफोर बाइंग अ न्यू डॉग, यानी एक नया कुत्ता खरीदने से पहले, इट्स इंपॉर्टेंट टू डैश इट विद अ सर्टिफाइड एनिमल डॉक्टर। तो बहुत ज़रूरी है कि उसे आप एक सर्टिफाइड एनिमल डॉक्टर से क्या करा लें। तो एक डॉग खरीदने से पहले आप उस डॉग की क्या करा लें, स्क्रीनिंग करा लें। और स्क्रीनिंग या फिर चेक करा लें तो वो क्या कहलाता है, वेट, VET वाला। कैसे याद रखोगे? क्योंकि आप जानते हैं जो एनिमल डॉक्टर होते हैं ना, उन्हें वेटेरियन ही कहते हैं, तो उसकी स्पेलिंग वेट से ही स्टार्ट होती है। तो वहीं से आप इस वर्ड को याद करेंगे, जानवर के डॉक्टर से। तो यहाँ पर वेट का क्या मतलब होता है? वेट का सीधा सीधा मतलब हो गया स्क्रीनिंग करना। स्क्रीनिंग करना यानी कि किसी को क्या करना, चेक करना, यानी आप चेक करा करके ही डॉक्टर जो है, डॉग जो है वो खरीदे। तो बिफोर बाइंग अ न्यू डॉग इट्स इंपॉर्टेंट टू वेट इट विद अ सर्टिफाइड एनिमल डॉक्टर। चलिए बाकी के मतलब देखते हैं। स्वेट का मतलब तो पसीना होता है, हम जानते ही हैं। वेट का मतलब गीला होना होता है। और ये वाला जो वेट है, एच वाला, अगेन एच साइलेंट है, इसको भी बोलते हैं वेटी है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज की गति को बढ़ाना, कहते हैं ना तेज करना। तेज करने को आप क्या कहते हैं साइंस की भाषा में? स्टिम्युलेट कहते हैं ना। तो किसी भी चीज को तेज करना, किसी की भी गति बढ़ाना इज नोन एज वेट। एच साइलेंट है। VET वेट, वेटेरन डॉक्टर से याद रखिएगा, जो कि क्या करता है, स्क्रीनिंग करता है। वेट गीला हो गया और स्वेट यानी पसीना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। His efforts to impress the jury were all in, यानी कि ज्यूरी को इम्प्रेस करने के उसके सारे जो एफर्ट्स थे, प्रयत्न थे, वो क्या हो गए, खराब हो गए, बर्बाद हो गए। तो खराब होना, बर्बाद होना, इसके लिए हम वर्ड क्या बोलते हैं, वेन। लेकिन उस वेन की स्पेलिंग क्या होती है, VAIN, यानी कि ये सारे के सारे जो एफर्ट्स थे व्यर्थ हो गए, यूजलेस हो गए। अच्छा ये जो वेन वर्ड है ना, इसका एक मतलब और होता है, ये ना प्राउड के लिए यानी कि घमंड के लिए भी यूज होता है। तो अगर मैं ये कहूँ ना ही इज वेरी प्राउड, है ना, तो मैं इसके ही इज वेरी वेन भी बोल सकती हूँ। ये नेगेटिव सेंस का घमंड शो करता है, यानी कि जब किसी के अंदर बहुत अति में घमंड आ जाता है ना, तब हम इस वेन वर्ड का यूज करते हैं ना। VEIN वेन का मतलब आप जानते हैं, जिसे नसें अपन कहते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स जिनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, तो ब्लड वेसल बोलूं या फिर नस बोलूं, जिनको आप आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। VANE वेन मतलब क्या होता है, ये वो ब्लेड होती है ना, जो कि है ना, आपने देखा होगा विंड एनर्जी के लिए, जब वो जो पवन चक्की होती है उसकी जो बड़ी बड़ी ब्लेड होती है जो कि हवा के द्वारा मूव्ड होती है, तो ब्लेड मूव्ड बाय विंड, उन ब्लेड्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। और WANE वेन का मतलब होता है किसी भी चीज का धीरे धीरे घटना, एकदम से तेजी से नहीं, धीरे धीरे घटना। या फिर मैं कहूँ टू डिक्रीज, यानी डिक्रीज होना है, लेकिन ये डिक्रीज जो है ये अचानक से नहीं है, टू डिक्रीज ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे। जब हम किसी चीज के लिए कमी की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वेन। कौन सा वाला वेन, WANE, और VANE वाला वेन अलग है। ठीक है, अब ये जो WANE वाला वेन है ना, धीरे धीरे घटना, इसके लिए हमारे एग्जाम में एक फ्रेजल वर्ब भी आती है जिसको हम कहते हैं ऑन द वेन। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑन द वेन का क्या मतलब होता है, कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर था, अति में, चरम सीमा पर, अब उसकी जो पॉपुलैरिटी है ना, तो किसी की पॉपुलैरिटी क्या हो रही है, अब कम हो रही है। यानी एक समय तो ऐसा आया था कि ये पीक पे था, और अब जो है इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे क्या होती जा रही है,
कम होती जा रही है। ठीक है, तो VEIN वेन मतलब क्या हो गया, ब्लड वेसल हो गया। नस जिसको आप कहते हैं, VANE वेन क्या हो गया, जो कि पवन चक्की की जो ब्लेड्स होती है ना, वो जो मूव होती है हवा के द्वारा, उसे वेन कहते हैं उन ब्लेड्स को। VAN यानी व्यर्थ होना, यूजलेस, और WANE वेन यानी किसी भी चीज का धीरे धीरे कम होना, टू डिक्रीज ग्रेजुअली। और ऑन द वेन का क्या मतलब हो गया, किसी की पॉपुलैरिटी कम होना। तो हिज एफर्ट्स टू इम्प्रेस द जूरी वर ऑल इन, वो सब क्या हो गई, बर्बाद हो गई, वेस्ट हो गई, उसको वेन कहेंगे। तो मैं यहाँ वेस्ट भी लिख सकती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ जज शुड ऑलवेज बी इम्पार्शल। एक जज को हमेशा क्या होना चाहिए, इम्पार्शल होना चाहिए, यानी अनबायस्ड होना चाहिए। एंड, अब देखो एंड के पहले अगर ये पॉजिटिव वर्ड बोल रहा है इम्पार्शल, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव वर्ड ही आएगा। तो अनइंटरेस्टेड का मतलब तो क्या हो गया, जो रुचि ना दिखाए, जो इंटरेस्ट ना दिखाए। नॉट शोइंग इंटरेस्ट, तो ये तो होगा नहीं ना, क्योंकि ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया। तो यहाँ पर नॉट शोइंग इंटरेस्ट से तो मेरा लेना देना नहीं है। अच्छा, अगर ये नहीं है तो इनडिफरेंट भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों के दोनों सिनोनिम है। दोनों का ही मतलब क्या होता है, उदासीन, यानी कि न्यूट्रल, यानी आप क्या शो नहीं कर रहे हो, इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, तो दोनों ही नहीं होगा। अच्छा, नेग्लेक्टफुल का मतलब भी आप जानते हैं, केयरलेस जिसको आप कहते हैं, यानी कि लापरवाही शो करना। तो जब कोई इंसान लापरवाह होता है, नेग्लेक्ट होता है, तब ये वर्ड यूज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिसइंटरेस्टेड। और डिसइंटरेस्टेड का मतलब नेगेटिव नहीं होता है। डिसइंटरेस्टेड का भी मतलब क्या होता है, जो अनबायस्ड है, यानी कि जो व्यक्ति कैसा है, इम्पार्शल है। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिसइंटरेस्टेड। द डैश ऑफ महात्मा गांधी वॉज इनाग्रेटेड इन सिटी सेंटर। तो महात्मा गांधी की क्या इनॉग्रेटेड हुई होगी, मूर्ति तो इनॉग्रेटेड हुई होगी। तो मूर्ति के लिए हम वर्ड क्या बोलते हैं, स्टैच्यू। देखो एक ही जैसे वर्ड लग रहे हैं, स्टैट्यूट, स्टैच्यू, स्टैचर और स्टेटस। स्टेटस तो अपन नॉर्मल वर्ड है, ये तो उसका तो दूसरों से कोई लेना देना ही नहीं है। स्टेटस का क्या मतलब हो गया, आपकी जो सोशल पोजीशन होती है, कहते हैं ना इसका जो स्टेटस है सोसाइटी में बहुत ही शानदार है। तो जो सोशल पोजीशन हमने ले रखी है, सामाजिक प्रतिष्ठा जिसे हम कहते हैं, समाज में जो हमारा नाम है, दैट सामाजिक प्रतिष्ठा इज नोन एज व्हाट, स्टेटस। तो इसका तो लेना देना है ही नहीं है। व्हाट इज स्टेचर, दिस मे बी अ न्यू वर्ड। स्टेचर का मतलब होता है एक इंसान की जो हाइट है, हाइट पर्सनालिटी अपन बोलते हैं ना, तो एक पर्सन की जो नेचुरल हाइट है वो, या फिर मैं ये कहूँ एक पर्सन का जो रेप्यूटेशन है, वो रेप्यूटेशन या जो नेचुरल हाइट है वो क्या कहलाती है, स्टेचर कहलाती है। स्टैच्यू मूर्ति हुई क्या, और व्हाट इज स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब होता है एक लिखित, रिटन जो लॉ होता है ना, उसे हम बोलते हैं क्या, स्टैट्यूट। इसीलिए आप यहाँ से स्टैट्यूचरी बॉडी भी बनाते हैं, यानी एक ऐसी बॉडी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था या जिसने लॉ को लिखा था, जो लॉ लिखती है, उसके लिए बेसिकली हम इस वर्ड का यूज करते हैं। तो माय राइट आंसर इज व्हाट, द स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी की क्या मूर्ति, उसका क्या हुआ, अवलोकन यानी इनॉग्रेशन हुआ, कहाँ पर, सिटी सेंटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्टर गेव एंड डैश रिपोर्ट कवरिंग एवरी डिटेल ऑफ द क्राइसिस। तो जो मिनिस्टर है उसने कैसी रिपोर्ट पेश की होगी, कंप्लीट रिपोर्ट ही तो पेश की होगी, जिसके अंदर हर माइन्यूट डिटेल्स है, यानी हर छोटी छोटी डिटेल्स है। तो कंप्लीट के लिए यानी कि पूरे के लिए, जो कहते हैं ना अपन, थरो है, विस्तृत है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सहॉस्टिव। एग्जॉस्टेड नहीं है, एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता है, ऐसी कोई चीज जो पूर्ण है, पूर्ण यानी जो क्या है, कंप्लीट है, आपको कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज एक्सीडिंग, कहते हैं ना ये तो बहुत ज्यादा एक्सीड हो गया है। एक्सीड यानी बियॉन्ड लिमिट, जब हम किसी चीज को कहते हैं, बोलते हैं इसकी तो लिमिट ही क्रॉस हो रही है। तो जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए, सीमा से अधिक हो जाए, लिमिट के बाहर हो जाए, वो कहलाता है एक्सीडिंग। एंड व्हाट इज एग्जॉस्ट, एग्जॉस्टिंग या एग्जॉस्टेड का क्या मतलब हो गया, एग्जॉस्टेड इज एडजेक्टिव, जिसका मतलब हो गया थका हुआ, है ना, यानी कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या हो जाए, टायर्ड हो जाए, तो वेरी टायर्ड के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज एग्जॉस्टिंग, ये हो गया थका देने वाला, यानी ऐसी कोई चीज जो आपको थका दे, दैट इज एग्जॉस्टिंग। माय राइट आंसर इज द मिनिस्टर गेव एन एग्जॉस्टिव रिपोर्ट, यानी कंप्लीट रिपोर्ट कवरिंग एवरी डिटेल ऑफ द क्राइसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एक्सीडेंटली ऑर्डर्ड अ स्पाइसी डिश इंस्टेड ऑफ अ स्वीट, मतलब मैंने एक स्पाइसी डिश ऑर्डर की, किसके बजाय, मीठे के बजाय, है ना। तो स्वीट क्या, डेजर्ट, डेजर्ट के लिए मीठा बोलते हैं, लेकिन कौन सा वाला डेजर्ट, डेजर्ट, ये ध्यान रखना, डबल एस आता है इसके अंदर, है ना, मीठा, ठीक है। और ये वाला जो डेजर्ट होता है ये किसके लिए यूज होता है, रेगिस्तान के लिए, तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, ये वाला जो डेजर्ट है ना, ये कई बार अबैंडन, जब हम खुद से कोई चीज छोड़ देते हैं ना, त्याग देते हैं, त्यागने के लिए भी ये वर्ड यूज होता है,
खुद से जब हम कोई चीज़ छोड़ देते हैं तभी हम ये डेजर्ट वर्ड यूज़ करते हैं। ये डेसेंट वर्ड अभी मैंने बताया था डिक्रीज अवरोहण क्रम के लिए, या फिर मैंने आपको बताया था एंसेस्टर्स के लिए, वंशज के लिए भी जो ये वर्ड यूज़ होता है। और ये डिसेंट वर्ड भी आ गया सभ्य के लिए, है ना, यानी कि जो डिसेंट टाइप के व्यक्ति होते हैं, सोशली एक्सेप्टेबल होता है, रेस्पेक्टेबल होते हैं, उनके लिए जो है हम ये डिसेंट वर्ड यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट आंसर मीठे के लिए क्या हो गया? डेजर्ट। आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट बी डैश ऑफ योर एक्शंस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन अदर्स। आप अपने एक्शंस के प्रति क्या हो? अवेयर हो, और उसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी आप जानते हो। तो आप अपने एक्शंस के प्रति अवेयर के लिए हम वर्ड बोलते हैं क्या? कॉन्शियस। कॉन्शियस मीन्स टू बी अवेयर ऑफ समथिंग, ठीक है। ये वाला कॉन्शियस वर्ड काई के लिए यूज होता है? कहते हैं ना आपके इनर सेंस जो आपको बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, आपका अंतर्मन, इनर सेंस जो आपको बताती है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, वो कहलाता है कॉन्शियस। तो कहते हैं कॉन्शियस माइंड है ना। कंसेंसस क्या होता है? कंसेंसस का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट, जिसमें सबकी सहमति हो। तो अपन कई बार नहीं कहते भैया मैं तो ऐसा काम करूंगा जिसमें सबकी हाँ हो, तो आज जनरल स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसेंसस कहते हैं। अच्छा, ये जनरल स्टेटमेंट के लिए ना आपके एग्जाम में एक ईडियम भी यूज होती है, उस ईडियम को हम बोलते हैं अ स्वीपिंग स्टेटमेंट। तो ये ईडियम की आप ध्यान रखिएगा। तो अ स्वीपिंग स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट आपने जाहिर कर दिया है या एक ऐसा स्टेटमेंट आपने निकाल दिया है जिसमें सबकी हाँ हो, या जो सबके लिए बराबर हो, या जो सबके लिए हो, है ना। तो एक जनरलाइज स्टेटमेंट जो होता है हम उसी को ही क्या कहते हैं? स्वीपिंग स्टेटमेंट। और उसी को हम क्या कहते हैं? कंसेंसस, जिसमें सबकी हाँ होती है। व्हाट इज कॉन्सिएंटियस? तो कॉन्सिएंटियस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा केयरफुल हो, या मैं ये कहूँ जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, या फिर मैं ये कह सकती हूँ हिंदी में जो बहुत ज्यादा क्या हो? ईमानदार हो। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति जो होते हैं ना, जिनके प्रति आप सारे काम छोड़कर जा सकते हो, वो क्या कहलाता है? कॉन्सिएंटियस। कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, केयरफुल, रिस्पॉन्सिबल टाइप ऑफ पर्सन इज नोन एज कॉन्सिएंटियस। तो व्हाट इज कॉन्शियस? इनर सेंस, अंतर मन जो आपका कहता है। व्हाट इज कॉन्शियस? अवेयर होना, टू बी अवेयर ऑफ समथिंग। कंसेंसस, सर्वसम्मति, जनरल स्टेटमेंट। कॉन्सिएंटियस, किसी भी चीज के प्रति ईमानदार होना, केयरफुल, रिस्पॉन्सिबल, कर्तव्यनिष्ठ होना। तो यहाँ पर मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यू मस्ट बी कॉन्शियस। आपको अवेयर होना चाहिए आपके एक्शंस के प्रति। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बोल रहा है ही ट्राइड टू वॉक डाउन द डैश क्वाइटली सो ही वुड नॉट डिस्टर्ब द सेरेमनी। यानी वो चुपचाप कहाँ से निकल गया बिना सेरेमनी को डिस्टर्ब किए। तो होता है ना किसी भी रो के बीच का जो ये पैसेज होता है ना, यहाँ से जो निकल जाना, जिसको हम बोलते हैं गलियारा, ठीक है। ये जो पैसेज है जिसमें से निकल जाए, इसको बोलते हैं आइल। आइल, AISLE, एस साइलेंट है ना, आइल, जिसको बोलते हैं वॉकवे। ये है ना, यानी कि एक पाथवे है जो निकल जाए। और ये वॉकवे कहाँ है? ये वॉकवे बिटवीन टू रोज है, यानी दो रोज के बीच में जो रास्ता निकलता है ना, उसको बोलते हैं क्या? आइल। अगेन आई एम सेइंग एस साइलेंट है, आइल, ठीक है। ये एल जो है ये वर्ब है, किसकी वर्ब है? एल की, है ना। एल इज अ नाउन एंड एल इज अ वर्ब, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल को बीमारी तो कहते हैं। तो बीमार के लिए है टू सफर फ्रॉम इलनेस इज नोन एज एल। नाउ ये वाला जो एल है, ALE वाला एल, ये एक टाइप की बियर है। तो अ टाइप ऑफ बियर इज नोन एज व्हाट? एल, ठीक है। अब एक और यहाँ पर ईडियम आपके एग्जाम में यूज होती है, दैट इज नोन एज एडम्स एल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडम्स एप्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट एडम्स एल। क्या होता है ये एडम्स एल का मतलब? साधारण पानी, यानी जो नॉर्मल वाटर है उसको हम बोलते हैं क्या? एडम्स एल कहते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो पानी है ये पहले ऐसा कहा जाता था कि ये वो पानी होता है जो आपकी सारी बीमारियां क्या कर दे? सही कर दे। तो एक नॉर्मल वाटर को क्या कहा जाता है? एडम्स एल कहा जाता है। तो इट्स एन ईडियम यूज। और ये क्या है? ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, यानी फर्स्ट वीडियो जब कराई थी तब बताया था। आइल क्या होता है? ये ISL से आइलैंड याद कराया था, याद करेंगे ना। तो स्मॉल आइलैंड इज नोन एज व्हाट? आइल। याद आई क्या होगा? और एक वर्ड आपको AISLE बताया था, इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये मैंने आपको क्या बताया था? स्मॉल आइलैंड को हम आइल कहते हैं। ये वाला आइल क्या हो गया? वॉकवे बिटवीन टू रोज। ये एल हो गया टाइप ऑफ वियर, जिसके लिए ईडियम भी यूज होती है, एडम्स एल, नॉर्मल वाटर को कहते हैं। और ये एल जो है वो एल की क्या है? वर्ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ही फाइनली हैड टू डैश डिफीट एंड अपोलोजाइज पब्लिकली। यानी उसे फाइनली अपनी क्या माननी पड़ी? हार माननी पड़ी। तो हार मानना यानी स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट समथिंग इज नोन एज व्हाट? कॉन्सीड।
कॉन्सीड यानी टू एक्सेप्ट, यानी आपने किसी चीज को क्या किया है, माना है। टू एग्री कह सकती हूँ या टू एक्सेप्ट कह सकती हूँ, यानी सॉरी नॉट एग्री, स्वीकारना, यानी टू एक्सेप्ट समथिंग इज नोन एज व्हाट, कॉन्सीड। व्हाट इज एक्सीड, बियॉन्ड लिमिट, अब ये भी बताया था किसी चीज का बाहर हो जाना, अति में, है ना, लिमिट क्रॉस हो जाना, वो एक्सीड होता है। व्हाट इज असीड, असीड का मतलब होता है सहमत होना, ये भी अभी मैंने आपको बताया है इसी 2-4 क्वेश्चन पहले, सहमत होना यानी कि टू एग्री टू समथिंग। और व्हाट इज सक्सीड, व्हाट इज सक्सीड इज सफल होना, सक्सेस वर्ड यहीं से तो आया है ना, तो सफल होना के लिए हम सक्सीड वर्ड बोलते हैं। सक्सीड वर्ब है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सक्सीडेड और सक्सीडेड, और सक्सेस नाउन हो गया इसी का। तो कंसीड इज टू एक्सेप्ट यानी किसी भी चीज को स्वीकारना, तो ही फाइनली हैड टू कंसीड डिफीट एंड अपोलोजाइज पब्लिकली, यानी अंततः उसे अपनी क्या माननी पड़ी, हार माननी पड़ी और पब्लिकली अपोलोजाइज करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। शी वॉज डिनाइड डैश टू द कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स उसने डिनाई कर दिया, क्या करने के लिए, दिखाने के लिए, मतलब उसने कहा इन कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स तक तो नहीं पहुंच पाओगे, तो वो मना कर दिया। तो डिनाइड व्हाट, एक्सेस, यानी कि उसने उनका एक्सेस करना यानी उन तक पहुंचना मना कर दिया। तो अभी एक्सेस का मतलब मैंने आपको अप्रोच बताया ही था, पहुंच के लिए ये वर्ड यूज होता है। ये वाला एक्सेस अति के लिए यूज होता है, यानी जब कोई चीज नेसेसरी से बहुत ज्यादा हो जाए। एक्सीड अभी हमने इसकी वर्ब पढ़ी है। एक्सेशन का क्या मतलब होता है, कहते हैं ना ये इसका एक्सेशन है, यानी कि गद्दी पर बैठना, कहते हैं ना सत्ता में आना, है ना, यानी ये सत्ता में आ गया यानी गद्दी पर बैठ जाना, एक पोजीशन अटेन करना। एंड व्हाट इज असेस, असेसमेंट से ये वर्ड आया है टू इवैल्यूएट समथिंग, यानी कि किसी का क्या करना, जज करना, इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना। और अभी मूल्यांकन करने के लिए मैंने आपको एक वर्ड और याद कराया था, एक वर्ड हमने किया था एप्राइज, है ना, और एक वर्ड हमने किया था एप्रेज। तब भी मैंने आपको ये बताया था, एप प्राइज का मतलब मैंने क्या बताया था, प्राइज को बताना। और व्हाट इज प्रेज, किसी का मूल्यांकन करके उसकी क्या करना, तारीफ करना। तो एप्रेज का मतलब भी क्या होता है, टू इवैल्यूएट समथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मॉन्क वुड ऑफन सिट फॉर आवर्स टू डैश ओवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, तो जो मॉन्क है कई घंटों तक बैठते थे, क्या करने के लिए, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स पर पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए जो हम ईडियम यूज करते हैं, देखो ये ओवर है, अगर यहाँ पर टू डैश ओवर लगा रहे हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ एक फ्रेजल वर्ब की डिमांड कर रहे हैं। और ये जो फ्रेजल वर्ब होती है ना, इस फ्रेजल वर्ब को हम बोलते हैं टू पोर ओवर। नाउ पोर ओवर का क्या मतलब होता है, कौन सा वाला पोर, PORE, सेकंड ऑप्शन विल बी माय राइट आंसर। क्या होता है मैम पोर ओवर का मतलब, पोर ओवर मीन्स होता है किसी की स्टडी बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान पूर्वक किसी चीज का अध्ययन करना, यानी टू स्टडी केयरफुली इज नोन एज व्हाट, पोर ओवर। ये वाला पोर तो आप जानते हैं, किसी चीज को उडेलना या डालना, है ना, दैट इज पोर। पुअर इज गरीब एंड रोर इज व्हाट, दहाड़ना, गरजना, है ना, तो दहाड़ने के लिए हम जो है वो रोरिंग, यानी कि द लायन इज रोरिंग, यानी लायन दहाड़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो पोर ओवर है ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका यूज क्या होता है, किसी भी चीज का ध्यान पूर्वक अध्ययन करना, यानी टू एग्जामिन केयरफुली या टू एग्जामिन किसी भी चीज को करना। द रेफ्यूजीज फॉर्म्ड अ लार्ज डैश मूविंग टुवर्ड द बॉर्डर, यानी जो रेफ्यूजी है उन्होंने अपना एक लार्ज क्या बनाया होगा, क्राउड बनाया होगा, या मैं कहूँ एक लार्ज क्या बनाया होगा, ग्रुप बनाया होगा। और ये किसकी बात कर रहा है, रेफ्यूजीज की। तो रेफ्यूजीज का मतलब क्या होता है, इंसान, यानी इंसानों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, इंसानों के ग्रुप को हम हॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ या अ लार्ज क्राउड कह सकती हूँ, हालांकि वैसे ये नेगेटिव क्राउड होता है। तो एक लार्ज क्राउड है जो कि ऑफन कभी कभी वाइल्ड हो जाता है ना, तो इस लार्ज क्राउड के लिए हम लोग कहते हैं हर्ड्स। तो ये इंसानों का ग्रुप है। लेकिन जो हर्ड वर्ड है ये हमने पढ़ा था ग्रुप ऑफ एनिमल्स, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोला भी था, ये वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो मोस्टली हर्बीवोर्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जैसे हर्ड ऑफ शीप, हर्ड ऑफ कैमल्स, हर्ड ऑफ काउस, हर्ड ऑफ बफेलोज, शीप, है ना, इनके लिए यूज होता है। नाउ व्हाट इज होर्ड, ये वाला HOARD वाला जो होर्ड है, दिस मीन्स व्हाट, कीमती चीजों को सेव करके रखना। तो ये जो लॉकर के अंदर आप कीमती चीजों को सेव करके रखते हैं ना, या किसी भी वस्तु में अगर आप इन कीमती चीजों को सेव कर रहे हैं, तो वो जो आपका सेफर है जिसमें आपने रखा है, दैट इज नोन एज होर्ड। व्हाट इज ट्रूप, ये बेसिकली सेना की टुकड़ी के लिए यूज होता है, यानी कि ट्रूप ऑफ सोल्जर्स के लिए हम इस वर्ड को जो है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो रेफ्यूजीज है उनका गैदरिंग हुई है, तो हम उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, हॉर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज डैश इन अ स्मॉल विलेज इन उत्तराखंड, वो एक छोटे से गांव में, उत्तराखंड के
छोटे से गांव में क्या हुआ है, पैदा हुआ है। तो पैदा होने के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, बॉर्न वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन जो ये वाला बॉर्न है ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसकी थर्ड फॉर्म है, बियर की, जिसको हम क्या कहते हैं, बर्दाश्त होना। तो बियर, बोर, बॉर्न, जिसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, टॉलरेट करना ना, सहन करना या फिर बर्दाश्त करना ना। ये बॉर्न का मतलब तो जलाना होता है, आग से जलाना ना। ये जो बॉर्न वर्ड है इसका क्या मतलब है ना, ये वर्ड है एक स्मॉल स्ट्रीम के लिए हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं, यानी एक छोटी सी जो कहूँ ना घाटी कह लूँ है ना, वो कहलाती है, ये छोटी धारा मैं कह लूँ। जैसे अगर आपने मैथ्स में वर्ड पढ़ा होगा स्ट्रीम, तो वहां पर हम पढ़ते हैं छोटी धारा के लिए। या फिर ये वर्ड एक और चीज के लिए भी यूज होता है, एक स्मॉल बाउंड्री के लिए। जब कहीं पर आप छोटी सी बाउंड्री खींच दो, अगर वो स्मॉल बाउंड्री को भी हम क्या कहते हैं, बॉर्न वर्ड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज इन उत्तराखंड, यानी वो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में क्या हुआ है, पैदा हुआ है। द स्टॉर्म कॉज्ड द शिप टू क्रैश इनटू द डैश एट द हार्बर। जो स्टॉर्म यानी जो तूफान था उसकी वजह से जो शिप है वो क्रैश हो गया। कहाँ क्रैश हो गया, तो हार्बर होता है बंदरगाह, है ना। अब ये हार्बर के पास में, जैसे अगर आप पुष्कर घाटी भी गए हो तो आपने देखा वहां पर है ना, आगे की तरफ एक स्मॉल प्लेस निकली हुई होती है, ठीक है। ये जो स्मॉल प्लेस है ना, जिसपे कई बार हम लोग खड़े होकर फोटो वोटो भी खिंचाते हैं, तो ये जो पानी से आगे निकलने का प्लेटफॉर्म है, ये कह सकती हूँ, जिसको घाट हम लोग कहते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, आगे की तरफ निकला हुआ, इस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है कि वहां पर ये जो शिप है ये क्रैश हो गया। तो इस प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं पायर। क्या कहते हैं, पायर। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि पानी के आगे एक्सटेंड होता है, समझ गए आप। मतलब यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, ये बाउंड्री आपने खींच दी है और फिर आपने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है, तो दिस प्लेटफॉर्म इज नोन एज व्हाट, पायर। तो अ प्लेटफॉर्म एक्सटेंडिंग वाटर कह सकते हैं ना। तो अ प्लेटफॉर्म एक्सटेंडिंग इनटू वाटर, यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये कैसा प्लेटफॉर्म है, जिसके नीचे अगर आप देखोगे तो क्या है, पानी ही पानी है, ठीक है, वो कहलाता है दिस पियर। ये जो पियर है ये क्या है, ये एक तरीके से आप कह सकते हो, अब जैसे अपन बोलते हैं ना, मान लो अगर मैं कहीं जॉब कर रही हूँ तो मेरी एज ग्रुप के जो लोग वहां पर पे काम कर रहे हैं ना, यानी कि जो मेरे जैसे पद पे हैं, ये कह सकती हूँ। तो एक ऐसे इक्वल स्टेटस वाले लोग कह सकती हूँ, अ पर्सन ऑफ इक्वल स्टेटस, यानी जिनका मेरे जैसा ही क्या है, स्टेटस है, यानी मेरी जैसी जॉब है। या फिर मैं कह सकती हूँ जो मेरी एज ग्रुप के हैं, जिन्हें अपन कहते हैं दोस्त, है ना, जिनके लिए नॉर्मल हम वर्ड क्या यूज करते हैं, दोस्त। बोले हम उम्र टाइप, बोले ये तो मेरी उम्र का है, इससे तो मैं कैसी भी बातें कर सकता हूँ। तो ये जो मेरे इक्वल स्टेटस टाइप का व्यक्ति है, जो या जो मेरे एज ग्रुप का व्यक्ति है, उसे हम क्या कहते हैं, पेयर। नाउ व्हाट इज पेयर, PARE वाला पेयर है ये कहलाता है किसी भी चीज को कट डाउन करना, यानी कम करना, है ना। और ये जो कट डाउन यानी छांटना, टू ट्रिम बोल सकती हूँ, है ना, ये छांटना है, किसी चीज को काट छांट कर छोटा करना है। और ये पेयर आप जानते हैं, सेट ऑफ टू, यानी दो का जोड़ा हम क्या कहते हैं, पेयर। तो ये बोल रहा है जो स्टॉर्म है उसकी वजह से जो शिप है वो क्रैश हो गया। कहाँ पर, हार्बर के आगे जो पायर निकला हुआ था, जो प्लेटफॉर्म निकला हुआ था, उस पर जाकर क्रैश हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कार रिमेन डैश डिस्पाइट द इंजन बीइंग ऑन, यानी कार तो रुकी रह गई जबकि उसका जो इंजन था वो ऑन रह गया। तो रुकने के लिए, स्थिर रहने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टेशनरी। लेकिन कौन सा वाला स्टेशनरी, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो होता है STATIONAR वाला, स्टैटिक स्टेशनरी। तो आप A से A याद रखेंगे ना, कि जो A वाला है वो स्टैटिक के लिए यूज होता है, यानी उसके लिए यूज होता है जो रुका हुआ है, जो मूविंग नहीं है, या जो मोशन लेस है, यानी जिसमें अभी फिलहाल कोई मोशन नहीं है। स्टैंडिंग मतलब क्या होता है, खड़ा होना, है ना, ये तो आप जानते ही हैं। व्हाट इज स्टेशनरी, ये वो स्टेशनरी है जो आपके रबर पेंसिल वाला स्टेशनरी यूज होता है ना। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी अभी मैंने आपको बताया ही था, जो कि परमिटेड बाय लॉ है, यानी जो लॉ के द्वारा आपको परमिशन दी गई है, परमिटेड बाय लॉ, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी कहते हैं। तो द कार रिमेन्ड, कार क्या रह गई, रुकी भी रह गई, तो उसके लिए मैं क्या कहूंगी, स्टेशनरी। आगे बढ़ते हैं। द फार्मर हैड टू डैश द शीप बिफोर समर, तो समर से पहले पहले जो फार्मर है उसे शीप की क्या करनी पड़ी, है ना, शीप की जो ऊन होती है उसे काटनी पड़ी। और काटने के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, शेयर, SHEAR वाला। तो शेयर का मतलब क्या होता है, रिमूव करना। शेयर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कट करना, ट्रिमिंग करना, है ना। तो किसी भी चीज को टू
कट को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है शेयर, SHEER वाला। ये क्या है मैम, इस शेयर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कंप्लीट है, कंप्लीट यानी कि पूर्ण है, या फिर हम ये कह सकते हैं ऐसी कोई चीज जो प्योर है यानी शुद्ध है। कहते हैं ना ये तो अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में कंप्लीट है, परिशुद्ध है, प्योर है, उसके लिए हम शेयर कहते हैं। और ये वाला जो शेयर होता है ये क्या होता है, किसी से बांटना, हिस्सा जिसको आप कहते हैं मेरा शेयर दे रहे है ना, मतलब मेरा हिस्सा दे, या फिर किसी का बांटने के लिए हम कहते हैं शेयर करके खाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करके खाना चाहिए, वो भी शेयर है। व्हाट इज शेविंग, शेविंग का मतलब आप जानते हैं रेजर से जो हम बाल या बियर्ड वगैरह जो बनाते हैं, दाढ़ी मुंह से हटाना या बाल काटना रेजर की सहायता से, वो शेविंग कहलाता है। तो यहाँ पर जो शीप की कटिंग है, रिमूव करना है, उसके लिए हम क्या वर्ड करते हैं, शेयर। द कोच हैड टू डैश इन द एक्साइटेड प्लेयर्स बिफोर द फाइनल। तो जो कोच है उसे क्या करनी पड़ी एक्साइटेड प्लेयर्स के अंदर, फाइनल से पहले। देखो जब प्लेयर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा आ जाएगा कि भाई हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे, तो वो जो चीज़ है ना उसकी वजह से वो हार जरूर जाते हैं। तो वो उनकी जो लगाम कसना होता है, तो ये यही कह रहा है कि जो कोच है उनको लगाम कसनी पड़ी किसके अंदर, एक्साइटेड प्लेयर्स के अंदर, फाइनल से पहले, कि भाई हार नहीं जाए, एक्साइटमेंट इन्हें लेना डूबे। उसको कहते हैं REIN वाला रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, लगाम कसना बोलते ना। भाई आसमान में चढ़े हुए थे, आसमान से सीधा नीचे उतार दिया, तो दैट इज रेन। और ये वाला जो रेन है इसका क्या मतलब होता है, शासन करना, रूल जिसे आप कहते हैं ना। तो शासन करने के लिए G वाला रेन यूज होता है, और REIN वाला रेन होता है किसी की लगाम कसना। ये रेन तो बारिश है ही, और ये वेन का मतलब भी मैंने आपको बताया, धीरे धीरे किसी भी चीज में कमी आना, तो टू डिक्रीज ग्रेजुअली। और मैंने आपको इसकी इडियम जो है वो भी, यानी इसकी फ्रेज जो है वो भी याद कराई थी, ऑन द वेन। ऑन द वेन का मतलब क्या बताया था, किसी की पॉपुलैरिटी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। तो ये कुछ मैंने आज आपको ये जो है मैंने आपको कुछ आज होमोनिम्स याद कराए हैं रिलेटेड टू जो आपकी PYQs थे, ठीक है। इसकी मैं एक आधा वीडियो और बनाऊंगी होमोनिम्स की, ताकि जो मैक्सिमम सारे होमोनिम्स है वो हमारे सभी एग्जाम्स के कवर अप हो जाएं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप इन्हीं वीडियोस को रिवीजन पे रखें, याद करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।